मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगी कविता के बहाने बात सीधी थी पर। उसके पहले मैं कुंवर नारायण का परिचय पढ़ाऊँगी और कविता के बहाने बात सीधी थी पर इसका भी सारांश में पढ़ाऊँगी। ये पार्ट 1 होगा। ओके। जीवन परिचय। पहले भी जीवन परिचय पढ़े कुंवर नारायण का। कुंवर नारायण आधुनिक हिंदी कविता के सशक्त हस्ताक्षर हैं। इनका जन्म 19 सितंबर सन 1927 को फैजाबाद मतलब उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई थी। विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से पूरी की। इन्होंने अनेक देशों की यात्रा की है। कुंवर नारायण ने सन 1950 के आसपास काव्य लेखन की शुरुआत की। इन्होंने चिंतन परक लेख, कहानियाँ, सिनेमा और अन्य कलाओं पर समीक्षाएं भी लिखी हैं। इन्हें अनेक पुरस्कारों से नवाजा गया है, जैसे कबीर सम्मान, व्यास सम्मान, लोहिया सम्मान, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार तथा केरल का कुमारन आसान पुरस्कार इत्यादि। इनकी क्या क्या रचनाएं हैं? इनकी रचनाएं हैं, तीसरे शतक के प्रमुख कवि माने जाते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं काव्य संग्रह, चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, अपने सामने कोई दूसरा नहीं, इन दिनों। प्रबंध काव्य लिखे आत्मजयी, कहानी संग्रह में आकारों के आसपास, समीक्षा में आज और आज से पहले, सामान्य में मेरे साक्षात्कार। अब देख लेते हैं काव्यगत विशेषताएं क्या है इनकी। कवि ने कविता को अपने सृजन कर्म में हमेशा प्राथमिकता दी है। आलोचकों का मानना है कि उनकी कविता में व्यर्थ का उलझाव, अखबारी सतहीपन और वैचारिक धुंध की बजाय संयम, परिष्कार और साफ सुथरापन है। कुंवर जी नारायण नगरीय संवेदना के कवि है। इनके यहाँ विवरण बहुत कम है, परंतु वैयक्तिक तथा सामाजिक ऊहापोह का तनाव पूरी व्यंजकता में सामने आता है। इनकी तटस्थ वीतराग दृष्टि नोच खसोट, हिंसा प्रतिहिंसा से सहमे हुए एक संवेदनशील मन के आलोड़नों के रूप में पढ़ी जा सकती है। इनकी भाषा कैसी है, इस पर हम लोग देखेंगे। इनकी भाषा और विषय की विविधता कविताओं के विशेष गुण माने जाते हैं। इनमें सच्चाई का खुदरापन भी मिलता है और उसका सहज सौंदर्य भी। सीधी घोषणाएं और फैसले इनकी कविताओं में नहीं मिलते, क्योंकि जीवन को मुकम्मल तौर पर समझने वाला एक खुलापन इनके कवि स्वभाव की मूल विशेषता है। अब हम आएंगे कविताओं का प्रतिपादन, आद्य एवं सार, मतलब उसका कविता लिखने का उद्देश्य क्या है और उसको सार के भी देखेंगे। सबसे पहले कविता हम देखेंगे कविता के बहाने। अब इसका प्रतिपादन मतलब उद्देश्य क्या है, इसलिए कविता का उद्देश्य क्या है कविता के बहाने लिखने का। कविता के बहाने कविता संग्रह इन दिनों से ली गई है। आज के समय में कविता के अस्तित्व के बारे में संशय हो रहा है। यह आशंका जताई जा रही है कि यांत्रिकता के दबाव से कविता का अस्तित्व नहीं रहेगा। यांत्रिकता मतलब टेक्नोलॉजी के दौर में लग रहा है कि कविता का अस्तित्व, उसकी पहचान नहीं रहेगी। ऐसे में यह कविता की अपार संभावनाओं को टटोलने का एक अवसर देती है। सार क्या है इस कविता का? यह कविता एक यात्रा है जो चिड़िया फूल से लेकर बच्चे तक की है। एक और प्रकृति है और दूसरी ओर भविष्य की ओर कदम बढ़ाता बच्चा। कवि कहता है कि चिड़िया की उड़ान की सीमा है, फूल के खिलने के साथ उसकी परिणति निश्चित है, लेकिन बच्चे के सपने असीम हैं। बच्चों के खेल में किसी प्रकार की सीमा का कोई स्थान नहीं होता। कविता भी शब्दों का खेल है और शब्दों के इस खेल में जड़, चेतन, अतीत, वर्तमान और भविष्य सभी उपकरण मात्र हैं। इसलिए जहाँ कहीं रचनात्मक ऊर्जा होगी, वहाँ सीमाओं के बंधन खुद ब खुद टूट जाते हैं। वह सीमा चाहे घर की हो या फिर भाषा की हो या फिर समय ही क्यों न हो, सभी बंधन टूट जाते हैं। अब हम आते हैं कविता नंबर 2 पर, बात सीधी थी पर। इसका प्रतिपाद्य मतलब उद्देश्य क्या है इस कविता के लिखने का। यह कविता कोई दूसरा नहीं कविता संग्रह से संकलित है। इसमें कथ्य के द्वंद्व उकेरते हुए भाषा की सहजता की बात की गई है। हर बात के लिए कुछ खास शब्द नियत होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हर पेज के लिए एक निश्चित खांचा होता है। अब तक जिन शब्दों को हम एक दूसरे के पर्याय के रूप में जानते रहे हैं, उन सबके भी अपने अर्थ होते हैं। अच्छी बात या अच्छी कविता का बनना सही बात का सही शब्द से जुड़ना होता है, और जब ऐसा होता है तो किसी दबाव या अतिरिक्त मेहनत की जरूरत नहीं होती है, वह सहूलियत के साथ हो जाता है।
सही बात को सही शब्दों के माध्यम से कहने से ही रचना प्रभावशाली बनती है। कहने का मतलब है कि जो बात है सीधी सादी हो या फिर जलेबी की तरह उलझा कर रखने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप जो चीज़ कहना चाहते हैं, जो बात कहना चाहते हैं, लोगों को समझा नहीं पाएंगे अगर बातों में उलझा कर रखेंगे। इसलिए अपनी बातों को अगर कहना चाहते हैं तो सीधी सादी बातों में कहिए, तो इसका मतलब यही है। अब इसका हम सार आते हैं। कवि का मानना है कि बात और भाषा स्वाभाविक रूप से जुड़े होते हैं, किंतु कभी कभी भाषा के मुंह में सीधी बात भी टेढ़ी हो जाती है। मतलब भाषा के लोग इतने प्रेम करते हैं कि इतना उसको शुद्ध बनाएंगे, इतना मतलब सुंदरता उसमें ला देंगे कि जो बात कहनी होती है वो भूल जाते हैं। मनुष्य अपनी भाषा को टेढ़ी तब बना देता है जब वो आडंबरपूर्ण तथा चमत्कारपूर्ण शब्दों के माध्यम से कथ्य को प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। मतलब उसमें आर्ट लाता है, शैली लाता है। ये बोलते हैं कि इसकी भाषा बहुत सुंदर, तो भाषा के चक्कर में वो मतलब क्या जो मेन पॉइंट है उसको खत्म कर देते हैं। अंततः शब्दों के चक्कर में पड़कर वे कथ्य अपना अर्थ खो बैठते हैं। मतलब उसका अर्थ क्या, इस लिखने का क्या उद्देश्य समझा नहीं पाते हैं। अतः अपनी बात सहज एवं व्यवहारिक भाषा में कहना चाहिए, ताकि आम लोग कथ्य को भली भांति समझ सके। आप क्या बताना चाहते हैं दर्शक को, क्या स्टूडेंट को, छात्र को बताना चाहते हैं, क्या समाज को बताना चाहते हैं, वो कहिए। वो सीधी सादी भाषा, क्योंकि जन साधारण की या जन सामान्य की जो भाषा होती है, अगर उसी रूप में अगर आप अपनी बात को कहें तो ज़्यादा सहज होगा। क्योंकि इसके जीवंत उदाहरण है प्रेमचंद। प्रेमचंद की भाषा बहुत ही सीधी सादी थी। एक बच्चे से लेकर एक विद्वान तक उनकी भाषा को अच्छी तरह समझ सकता है और उसको आत्मसात कर सकता है। तो फिर ये पार्ट 1 हुआ, और उसका पार्ट 2 में हम इसका व्याख्या बताएंगे दोनों कविता का। सो थैंक यू।